स्वागत है। क्या वे इसे चालू कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पीछे बैठे लोग, क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? क्या माइक चालू है? नहीं, शायद आप उनसे इसे चालू करने के लिए कह सकते हैं। शायद हमें एक बड़ा ऑडिटोरियम मिल जाए। ठीक है, शायद हमें एक बड़ा ऑडिटोरियम मिल जाए। हम देखेंगे। 2CS183B में आपका स्वागत है। मैं सैम ऑल्टमैन हूँ। मैं वाई कॉम्बिनेटर का अध्यक्ष हूँ। 9 साल पहले मैं स्टैनफोर्ड का छात्र था और फिर मैंने एक कंपनी शुरू करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी और फिर मैं पिछले कुछ समय से एक इन्वेस्टर रहा हूँ। इसलिए यकमे हम 9 साल से लोगों को स्टार्टअप शुरू करना सिखा रहे हैं। इज़में से ज़्यादातर बहुत हैंड्स ऑन और स्टार्टअप के लिए खास है, लेकिन इसका 30% आमतौर पर लागू होता है और इसलिए हमें लगता है कि हम इस क्लास में वह 30% सिखा सकते हैं। भले हाई या सिर्फ 30% रास्ता है, उम्मीद है कि या फिर भी बहुत मददगार होगा। हमने यकमे पहले हाई या बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन यह सब कुछ अलग रहा है। रिकॉर्ड, और यह पहली बार है कि यक में हम जो कुछ भी सिखते हैं वह रिकॉर्ड पर होगा। इसलिए हमने अपने कुछ सबसे अच्छे स्पीकर्स को बुलाया है कि वे आकर वही बातें करें जो वे यक में करते हैं। हमने अब तक 720 कंपनीज को फंड किया है और इसलिए हमें पूरा यकीन है कि यह सलाह बहुत अच्छी है। हम अभी हर स्टार्टअप को फंड नहीं दे सकते, लेकिन उम्मीद है कि हम इस सलाह को आमतौर पर उपलब्ध करा सकते हैं। गेस्ट स्पीकर्स 20 में से 17 क्लास में पढ़ाने वाले हैं और सिर्फ 3 पढ़ाएंगे। यक को गिनन टू हर गेस्ट स्पीकर $1 बिलियन से ज्यादा डॉलर की कंपनी बनाने में शामिल रहा है, इसलिए सलाह इतनी थियोरेटिकल नहीं होनी चाहिए। यह सब उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने यह सब किया है। इस क्लास में सलाह उन लोगों के लिए है जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जहां लक्ष्य हाइपर ग्रोथ और आखिरकार एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना है। इसका ज्यादातर हिस्सा दूसरे मामलों में लागू नहीं होता और मैं लोगों को पहले हाई चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप बहुत सारी बड़ी कंपनीज या नॉन स्टार्टअप्स में ये चीजें करने की कोशिश करते हैं तो यह काम नहीं करेगा, या फिर भी दिलचस्प होना चाहिए। मुझे सच में लगता है कि स्टार्टअप्स हाई भविष्य का रास्ता है और उन्हें समझने की कोशिश करना सही है, लेकिन स्टार्टअप्स आम कंपनीज से बहुत अलग होते हैं। इसलिए आज गुरुवार को मैं उन 4 एरिया का ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा जिनमें आपको अपनी सफलता के चांस को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए बेहतर करने की जरूरत है। एक स्टार्टअप और फिर पूरे कोर्स के दौरान गेस्ट स्पीकर इन सभी पर और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। इसलिए 4 एरिया जिनके लिए आपको जरूरत है: एक बढ़िया आइडिया, एक बढ़िया प्रोडक्ट, एक बढ़िया टीम और बढ़िया एग्जीक्यूशन। ये कुछ हद तक ओवरलैप करते हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में थोड़ा अलग अलग बात करनी होगी ताकि यह समझ में आए कि आप फिर भी फेल हो सकते हैं। नतीजा कुछ ऐसा होगा: आइडिया गुना प्रोडक्ट गुना एग्जीक्यूशन गुना टीम, जहां तक 0 और 10,000 के बीच एक रैंडम नंबर है। सचमुच इतना है, लेकिन अगर आप उन चारों पर सच में अच्छा करते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपके पास कम से कम कुछ हद तक सफल होने का अच्छा चांस है। स्टार्टअप के बारे में एक मजेदार बात यह है कि वे हैरानी की बात है कि बराबर होते हैं। युवा और अनुभवी लोग भी यह कर सकते हैं, बूढ़े और बहुत अनुभवी लोग भी यह कर सकते हैं। और स्टार्टअप्स के बारे में मुझे जो बातें खास तौर पर पसंद है, इनमें से एक यह है कि कुछ चीजें जो दूसरे काम के हालात में बुरी होती हैं, जैसे गरीब होना और अनजान होना, असल में स्टार्टअप शुरू करने के मामले में बहुत बड़ी खूबी होती हैं। इससे पहले कि हम इस पर बात करें कि आपको स्टार्टअप क्यों शुरू करना चाहिए, मैं यह क्लास करने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूं क्योंकि आपको कभी भी सिर्फ इसलिए स्टार्टअप शुरू नहीं करना चाहिए कि अमीर बनने के बहुत आसान तरीके हैं। और हर कोई जो स्टार्टअप शुरू करता है हमेशा यही कहता है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह कितना मुश्किल और दर्दनाक होगा। आपको स्टार्टअप तभी शुरू करना चाहिए जब आप किसी खास समस्या से मजबूर महसूस करें और आपको लगे कि कंपनी शुरू करना इसे हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। खास जुनून पहले आना चाहिए और स्टार्टअप दूसरे नंबर पर। असल में यक में हमें जो भी बड़ी सफलताएं मिली हैं वे इसी के बाद आई हैं। इसलिए आज के लेक्चर के दूसरे हिस्से में डस्टन मोस्कोविट्ज, जो फेसबुक और असाना के को-फाउंडर हैं, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि स्टार्टअप क्यों शुरू करना चाहिए। हम इस बात से बहुत हैरान हैं कि इस पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। क्लास को समझ आ गया कि हम यह पक्का करना चाहते हैं कि हम क्यों पर बहुत समय बिताएं। ठीक है, 2-4 एरिया में से पहला, एक बढ़िया आइडिया। हाल के सालों में यह कहना पॉपुलर हो गया है कि आइडिया मायने नहीं रखता। असल में एक स्टार्टअप के लिए आइडिया के बारे में सोचने में बहुत समय बिताना लगभग अनुकूल है। आपको बस दीवार पर चीजें फैलनी है, देखना है कि क्या चिपकता है और यह सोचने में भी समय नहीं लगाना है कि क्या यह काम करेगा। अगर यह काम करता है और पाइवट बढ़िया होने चाहिए, जितने ज्यादा पाइवट उतना अच्छा।
टू या पूरी तरह से गलत नहीं है। चीजें ऐसे तरीकों से बदलती हैं जिनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है और यूजर्स के हाथों में प्रोडक्ट दिए बिना आप कितना पता लगा सकते हैं, इसकी एक लिमिट होती है। और बढ़िया एग्जीक्यूशन एक की आइडिया से कम 10 गुना ज्यादा जरूरी और 100 गुना ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन पेंडुलम यहाँ बहुत ज्यादा भटक गया है। एक बुरा आइडिया अभी भी बुरा है, और आज हम जिस पाइवट हैप्पी दुनिया में हैं, वह सच में बहुत सब ऑप्टिमल लगती है। एक ब्यूअर आइडिया के लिए बढ़िया एग्जीक्यूशन आपको कहीं नहीं ले जाएगा। बेशक इसके एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन ज्यादातर बढ़िया कंपनीज एक बढ़िया आइडिया से शुरू होती हैं। या कोई पाइवट नहीं है। अगर आप सफल पाइवट को देखें तो वे लगभग हमेशा ऐप होते हैं जिन्हें फाउंडर्स खुद चाहते थे, ना कि कोई रैंडम बनाया हुआ आइडिया। एबेन भी इसलिए हुआ क्योंकि ब्रायन चेस्की अपना किराया नहीं दे पाते थे, लेकिन उनके पास आमतौर पर कुछ एक्स्ट्रा जगह थी। हालांकि अगर आप पाइवट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वे बड़ी कंपनीज नहीं बनती। मैं खुद मानता था कि आइडिया उतने मायने नहीं रखते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अब यह गलत है। जैसे कि हम बात करते हैं, आइडिया की परिभाषा बहुत बड़ी है। इस मेन मार्केट का साइज और ग्रोथ, कंपनी के लिए ग्रोथ स्ट्रैटेजी, डिफेंस स्ट्रैटेजी वगैरह शामिल हैं। जब आप किसी आइडिया को एवेल्युएट करते हैं तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में हाई नहीं, बल्कि इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना होता है। अगर यह काम करता है तो आप इस पर 10 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस की लॉन्ग टर्म वैल्यू और डिफेंस के बारे में सोचने के लिए पहले से कुछ समय निकालना सही है, भले हाई प्लान खुद बेकार हों। प्लानिंग करना सच में कीमती है और आजकल ज्यादातर स्टार्टअप्स में यह बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म सोच कहीं भी नहीं है, खासकर स्टार्टअप्स में। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह बहुत बड़ा फायदा है। याद रखें कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आइडिया बढ़ेगा और ज्यादा एम्बिशियस होता जाएगा। आपको यहां से वर्ल्ड डोमिनेशन तक के रास्ते में सब कुछ पहले से पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको शुरू करने के लिए सच में एक अच्छा कर्नल चाहिए। आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आइडियाज के बारे में सोच समय दिलचस्प तरीकों से डेवलप हो सके। एक और बात जो हम देखते हैं कि यंग फाउंडर्स हमेशा गलत करते हैं, वह यह है कि किसी दिन आपको ऐसा बिजनेस बनाना होगा जिसे ढूंढना मुश्किल हो। यह एक अकी आइडिया का एक जरूरी हिस्सा है। मैं यह बात फिर से कहना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि आइडिया पहले आना चाहिए और स्टार्टअप दूसरे नंबर पर। स्टार्टअप शुरू करने के लिए तब तक इंतजार करें जब तक आपको कोई ऐसा आइडिया ना आ जाए जिसे आप एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर महसूस करें। यह कई आइडियाज में से चुनने का भी एक तरीका है। अगर आपके पास कई आइडियाज हैं जो सभी काफी अकी लगते हैं तो उन पर काम करें। वह जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं जब आप काम के बारे में नहीं सोच रहे होते। लेकिन हम फाउंडर्स से बार बार सुनते हैं कि काश उन्होंने स्टार्टअप शुरू करने के लिए तब तक इंतजार किया होता जब तक उन्हें कोई ऐसा आइडिया नहीं आ जाता जो उन्हें सच में पसंद हो। इसे देखने का एक और तरीका यह है कि सबसे अच्छी कंपनीज लगभग हमेशा मिशन ओरिएंटेड होती हैं। लोगों के बड़े ग्रुप्स को अस एक्सट्रीम लेवल के फोकस और प्रोडक्टिविटी तक पहचाना मुश्किल होता है जो आपको स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए चाहिए, जब तक कि कंपनी एक जरूरी मिशन जैसी ना लगे, और आमतौर पर एक की फाउंडिंग आइडिया के बिना इसे पाना बहुत मुश्किल होता है। मिशन ओरिएंटेड आइडियाज का एक जुदा हुआ फायदा यह है कि आप खुद उनके लिए डेडिकेटेड रहेंगे। एक अच्छा स्टार्टअप बनाने में सालों और आमतौर पर एक दशक लग जाता है। अगर आपको वह पसंद नहीं है और आप जो बना रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है, तो आप शायद रास्ते में किसी मोड़ पर हार मान लेंगे। मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं पता जिससे आप स्टार्टअप के दर्द से बिना अज विश्वास के निकल सकें कि मिशन सच में मायने रखता है। बहुत से फाउंडर्स, खासकर स्टूडेंट्स, मानते हैं कि उनके स्टार्टअप में सिर्फ 2 या 3 साल लगेंगे और उसके बाद वे इस चीज पर काम करेंगे जिसके लिए वे सच में पैशनेट हैं, जो लगभग कभी काम नहीं करता। अकी स्टार्टअप्स में आमतौर पर 10 साल लगते हैं। मिशन पर आधारित कंपनीज का तीसरा फायदा यह है कि कंपनी के बाहर के लोग आपकी मदद करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। आपको किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर डेरिवेटिव प्रोजेक्ट के मुकाबले ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। जब स्टार्टअप शुरू करने की बात आती है तो कई तरीकों से एक आसान स्टार्टअप के मुकाबले एक मुश्किल स्टार्टअप शुरू करना ज्यादा आसान होता है। यह उल्टी सीधी बातों में से एक है जिसे समझने में लोगों को बहुत समय लगता है। यह कहना मुश्किल है कि मिशन पर आधारित होना कितना जरूरी है, इसलिए मैं एक आखिरी बार इस बात पर जोर देना चाहता हूं। डेरिवेटिव कंपनीज, जो कंपनीज बहुत कम नई इनसाइट्स के साथ मौजूदा आइडिया को कॉपी करती हैं, वे लोगों को उत्साहित नहीं करती और वे टीम को कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर नहीं करती।
सफल होने के लिए काफी है। पॉल ग्राहम अगले हाफ स्टार्टअप आइडिया पाने के बारे में बात करने वाले हैं। यह कुछ ऐसा है जिससे बहुत से फाउंडर्स को परेशानी होती है, लेकिन मेरा मानना है कि आप प्रैक्टिस से इज़में बेहतर हो सकते हैं और इज़में बेहतर होने की कोशिश करना निश्चित रूप से फायदेमंद है। अकी आइडिया सोखने में सबसे मुश्किल हिस्सा यह है कि सबसे अकी आइडिया भी अक्सर शुरुआत में बहुत खराब लगते हैं। 13 सर्च इंजन और वेब पोर्टल के सभी फीचर्स के बिना ज़्यादातर लोगों को लगता था कि यह बेकार है। सर्च किया गया और वेज भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पोर्टल वहीं जहां वैल्यू थी 10 सोशल नेटवर्क और सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स तक सीमित, जिनके पास पैसे नहीं थे, वह भी बहुत खराब था। माइस्पेस जीत गया था और कौन कॉलेज के छात्रों को ग्राहक बनाना चाहता है या बने रहने का कोई तरीका चाहता है। अजनबी सोफा जो चारों ओर से बहुत खराब लगते हैं, ये सब सन में बहुत ब्यूअर लगते थे, लेकिन वे अकी निकले। अगर वे सन में बहुत अकी होते तो उन पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते, जैसे कि पीटर थील 5वीं क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आप एक ऐसा आइडिया चाहते हैं जो मोनोपोली में बदल जाए, लेकिन आप एक बड़े मार्केट में तुरंत मोनोपोली नहीं पा सकते, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपको एक छोटा सा आइडिया ढूंढना होगा, ऐसा मार्केट जिसमें आप मोनोपोली कर सकते हैं और फिर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कुछ बेहतरीन स्टार्टअप आइडिया शुरू में बहुत ब्यूअर लगते हैं। अच्छा होगा अगर आप कुछ ऐसा कह सकें कि आज सिर्फ कुछ हाई यूजर मेरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं उन सभी को लेने जा रहा हूं और भविष्य में लगभग हर कोई मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। यहाँ एक थीम है जो बहुत बार सामने आएगी। आपको अपनी सोच पर पक्का यकीन होना चाहिए और दूसरों की बुराई को नज़रअंदाज करने की इच्छा होनी चाहिए। मुश्किल बात यह है कि यह एक बहुत पतली लाइन है। इसके एक तरफ सही है और दूसरी तरफ पागलपन है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप कोई बढ़िया आइडिया लेकर आते हैं तो ज़्यादातर लोग इसे बुरा समझेंगे। आपको खुश होना चाहिए, इसका मतलब है कि वे आपसे मुकाबला नहीं करेंगे। यही एक वजह है कि लोगों को अपने आइडिया के बारे में बताना आमतौर पर खतरनाक नहीं होता। सच में अकी आइडिया चोरी करने लायक नहीं लगते। आप एक ऐसा आइडिया चाहते हैं जिसके बारे में आप कह सकें कि मुझे पता है कि यह एक बुरा आइडिया लगता है, लेकिन यहाँ खास तौर पर बताया गया है कि यह असल में एक बढ़िया आइडिया क्यों है। आप चाहते हैं कि यह पागलपन भरा लगे, लेकिन आप असल में सही होना चाहते हैं और आप एक ऐसा आइडिया चाहते हैं जिस पर ज़्यादा लोग काम न कर रहे हों। और अगर यह पहली बार में बड़ा ना लगे तो भी कोई बात नहीं। फाउंडर्स, खासकर पहली बार फाउंडर्स के बीच आम गलती यह होती है कि वे सोचते हैं कि उनके प्रोडक्ट का पहला वर्जन, उनके आइडिया का पहला वर्जन सन में या बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे एक छोटे खास मार्केट पर कब्जा करना होगा और वहां से आगे बढ़ना होगा। ज़्यादातर बड़ी कंपनीज ने इसी तरह शुरुआत की है। यह पॉपुलर नहीं है, लेकिन आप यही चाहते हैं। आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो सन में बुरा लगे, लेकिन यह एक अच्छा आइडिया है। आप यह भी सोचना चाहते हैं कि मार्केट कैसे आगे बढ़ेगा। आपको एक ऐसा मार्केट चाहिए जो 10 साल में बड़ा हो जाए। आज ज़्यादातर इन्वेस्टर्स मार्केट के साइज को लेकर ऑब्सेस्ड हैं और वे इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि मार्केट कैसे आगे बढ़ेगा। असल में मुझे ऐसा लगता है यह सबसे बड़ी सिस्टमैटिक गलतियों में से एक है जो इन्वेस्टर्स करते हैं। वे स्टार्टअप की ग्रोथ के बारे में हाई सोचते हैं, वे मार्केट की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते। मुझे मार्केट के मौजूदा साइज से ज़्यादा उसके ग्रोथ रेट की परवाह है और मुझे इस बात की भी परवाह है कि क्या कोई वजह है कि यह टॉप पर जाएगा। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा जो एक छोटे लेकिन तेजी से बढ़ते मार्केट की तलाश में हो, न कि एक बड़े लेकिन धीरे धीरे बढ़ने वाले मार्केट की। इस तरह के मार्केट का एक बड़ा फायदा यह है कि कस्टमर आमतौर पर किसी सॉल्यूशन के लिए बहुत बेचैन रहते हैं और वे एक अधूरा लेकिन तेजी से बेहतर हो रहा प्रोडक्ट को भी मान लेंगे। और स्टूडेंट होने का एक बड़ा फायदा यह है कि आपको शायद इस बारे में बेहतर अंदाजा होता है कि कौन से मार्केट तेजी से बढ़ने वाले हैं, बजाय बड़े लोगों के। एक और बात जो स्टूडेंट आमतौर पर नहीं समझते या कम से कम इसमें थोड़ा समय लगता है, आप ऐसा मार्केट नहीं बना सकते जो मौजूद हाई ना रहना चाहे। आप स्टार्टअप में मार्केट को छोड़कर सब कुछ बदल सकते हैं। इसलिए आपको यह पक्का करने के लिए कुछ सोचना चाहिए, या कम से कम जितना हो सके उतना पक्का होना चाहिए कि आप जिस मार्केट की तलाश में हैं वह सही दिशा में जा रहा है। आगे बढ़ने और वहां रहने के लिए सही तरह के मार्केट के बारे में बात करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे किसी और की वेव पर सर्फिंग करना या ऊपर की लिफ्ट में चढ़ना या किसी मूवमेंट का हिस्सा बनाना। लेकिन यह सब बस यह कहने का एक तरीका है कि आपको एक मार्केट चाहिए,
या बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, या आज छोटा लग सकता है, या आज छोटा हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं और दूसरे लोग नहीं जानते कि यह बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो सोचिए कि दुनिया में यह कहाँ हो रहा है। आपको एक स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए इस तरह के टेलविंड की जरूरत है। मजेदार बात यह है कि शायद ऐप पहले से कहीं ज्यादा ये टेलविंड है। जैसे कि मार्क एंड्रीसन कहते हैं, सॉफ्टवेयर दुनिया को खा रहा है, या बस हर जगह है। वहाँ बहुत सारे बेहतरीन आइडिया हैं और आपको बस एक चुनना है और ऐसा ढूंढना है जिसकी आपको सच में परवाह हो। इसका एक और वर्जन जो उसी आइडिया पर आधारित है, वह है सिक्वॉयर का मशहूर सवाल, अभी क्यों? इस खास आइडिया और इस खास कंपनी को शुरू करने के लिए यह सही समय क्यों है? या 2 साल पहले क्यों नहीं किया जा सकता था और भविष्य में 2 साल बाद हमारे सबसे सफल स्टार्टअप के लिए बहुत देर क्यों हो जाएगी? इसमें शामिल सभी लोगों के पास इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब है, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको कम से कम इस पर थोड़ा शक होना चाहिए। आमतौर पर यह सबसे अच्छा है अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसकी आपको खुद जरूरत है। आप इसे ज्यादा बेहतर समझेंगे बजाय इसके कि आपको इसे किसी कस्टमर से बात करके समझाना पड़े पहला वर्जन बनाने के लिए। अगर आपको खुद इसकी जरूरत नहीं है और आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसकी किसी और को जरूरत है, या समझे कि आप बहुत नुकसान में हैं और अपने कस्टमर्स के बहुत करीब जाएं। अगर हो सके तो उनके ऑफिस में काम करने की कोशिश करें, और अगर नहीं तो उनसे दिन में कई बार बात करें। अकी स्टार्टअप आइडिया के बारे में एक और अजीब बात यह है कि वे लगभग हमेशा बहुत समझाने में आसान और समझने में बहुत आसान। अगर आप जो कर रहे हैं यूज समझाने के लिए एक वाक्य से ज्यादा लगता है, तो यह लगभग हमेशा एक संकेत है कि यह बहुत जटिल है, या कम शब्दों के साथ एक स्पष्ट रूप से व्यक्त विज्ञान होना चाहिए। और सबसे अकी विचार आमतौर पर या तो मौजूदा कंपनी से एक महत्वपूर्ण तरीके से बहुत अलग होते हैं। जैसे गूगल एक खोज इंजन है जो वास्तव में बहुत अच्छा काम करता है और पोर्टल्स के अन्य सामान में से कोई भी नहीं, या स्पेसएक्स जैसी पूरी तरह से नई कंपनी जो किसी और चीज का क्लोन है जो पहले से मौजूद है। कुछ छोटे या बानवटी अंतर के साथ, जैसे हम एक सुंदर डिजाइन होने जा रहे हैं, या हम उन लोगों के लिए वाई होने जा रहे हैं जिन्हें रेड वाइन पसंद है। इसके बजाय यह आमतौर पर विफल हो जाता है। जैसे कि मैंने उल्लेख किया है, एक छात्र होने के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक यह है कि आपके पास नई तकनीक पर एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण है, और नए विचारों को सीखने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए अभी इस पर काम करना शुरू करें। यह एक ऐसी चीज है जो हम लोगों से हर समय सुनते हैं कि काश उन्होंने छात्र रहते हुए और अधिक किया होता। दूसरा संभावित संस्थापकों से मिलना है। आपको पता नहीं है कि कैसे आप अभी जिस माहौल में हैं वह अच्छा है, ऐसे लोगों से मिलने के लिए जिन्हें के साथ आप आगे चलकर कंपनी शुरू कर सकते हैं। और एक बात जो हम हमेशा कॉलेज स्टूडेंट्स को बताते हैं वह है, किसी खास स्टार्टअप को शुरू करने से ज्यादा जरूरी है बहुत सारे पोटेंशियल को फाउंडर्स को जानना। इसलिए मैं अपनी बात का यह हिस्सा 50 के एक कोट के साथ खत्म करना चाहता हूं। यह टैब का है जब उनसे पूछा गया था, विटामिन वाटर, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, यह ऊपर है, लेकिन यह इस बारे में है कि कस्टमर क्या चाहते हैं और मार्केट की डिमांड के बारे में सोचना कितना जरूरी है। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, ज्यादातर स्टूडेंट खासकर ऐसा नहीं करते। अगर आप सिर्फ या एक काम कर सकते हैं, अगर आप पहले मार्केट के बारे में सोचना सीख सकते हैं, तो आप स्टार्टअप शुरू करने वाले ज्यादातर लोगों से आगे रहेंगे। और यह कुछ ऐसा है, शायद यही वह चीज है जो हम यह कॉम्प्लीमेंटर ऐप्स में सबसे ज्यादा गलत देखते हैं। वह यह है कि लोगों ने पहले मार्केट के बारे में नहीं सोचा है और लोग पहले क्या चाहते हैं। इसलिए अगले सेक्शन में मैं एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाने के बारे में बात करने जा रहा हूं। और यहाँ फिर से मैं प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी परिभाषा का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इसमें कस्टमर सपोर्ट और कॉपीराइट शामिल है। प्रोडक्ट को समझाना, आपके कस्टमर का आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्शन में शामिल कोई भी चीज। एक बहुत अच्छी कंपनी बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बढ़िया आइडिया को एक बढ़िया प्रोडक्ट में बदलना होगा। यह सच में मुश्किल है, लेकिन यह बहुत जरूरी है, और अच्छी बात यह है कि यह बहुत मजेदार है। हालांकि बढ़िया प्रोडक्ट दुनिया के लिए हमेशा नए होते हैं और आपको यह सलाह देना मुश्किल होता है कि क्या करें। निर्माण में पर्याप्त समानताएं हैं कि हम आपको इसे बनाने के बारे में बहुत सारी सलाह दे सकते हैं, या किसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है फाउंडर का काम यह पक्का करना है कि कंपनी एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाए। जब तक आप एक बढ़िया प्रोडक्ट नहीं बना लेते, तब तक कुछ और मायने नहीं रखता। जब सच में सफल स्टार्टअप फाउंडर अपने शुरुआती दिनों की कहानी बताते हैं, तो यह लगभग हमेशा कंप्यूटर के सामने बैठना होता है।
अपने प्रोडक्ट पर काम करना या अपने कस्टमर्स से बात करना, बस यही सारा समय होता है, वे और कुछ नहीं करते। और अगर आपका टाइम एलोकेशन बहुत अलग है तो आपको बहुत शक होना चाहिए। ज़्यादातर दूसरी प्रॉब्लम्स जिन्हें फाउंडर्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पैसे जुटाना, ज़्यादा प्रेस हायरिंग, बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह, ये टैब काफ़ी आसान हो जाते हैं जब आपके पास एक बढ़िया प्रोडक्ट हो। बस पहले स्टेप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप है कुछ ऐसा बनाना जो यूजर्स को पसंद आए। और यक में हम फाउंडर्स से कहते हैं कि वे अपने प्रोडक्ट पर काम करें, यूजर्स से बात करें, एक्सरसाइज करें, खाएं और सोएं और बाकी बहुत कम चीज़ें। बाकी सारी चीज़ें मैंने अभी पीआर कॉन्फ्रेंस, रिक्रूटिंग एडवाइजर, पार्टनरशिप का जिक्र किया। आपको इन सब को इग्नोर करना चाहिए और बस एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए और फिर यूज जितना हो सके उतना अच्छा बनाना चाहिए। अपने यूजर्स से बात करके आपका काम कुछ ऐसा बनाना है जो यूजर्स को पसंद आए। बहुत कम कंपनीज हैं जो पहले ऐसा किए बिना सुपर सक्सेसफुल हो जाती हैं। बहुत सारे अकी ऑन पेपर स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ कुछ ऐसा बनाते हैं जो लोगों को पसंद आता है। कुछ ऐसा बनाना जो लोग चाहते हैं लेकिन सिर्फ एक मीडियम अमाउंट में। फेल होने का एक बढ़िया तरीका है और या ना समझ पाना कि आप फेल क्यों हो रहे हैं। तो ये दो जॉब्स हैं। कुछ ऐसा जो हम यक में कहते हैं वह यह है कि छोटा बनाना बेहतर है। नंबर कुछ ऐसा बनाना बेहतर है जिसे कम यूजर्स पसंद करें, बजाय इसके कि ज्यादा यूजर्स पसंद करें। बेशक कुछ ऐसा बनाना सबसे अच्छा होगा जिसे कम यूजर्स पसंद करें, लेकिन V1 के लिए ऐसा करने के मौके कम हैं और वे आमतौर पर स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए असल में आप या टू ग्रे या ऑरेंज चुनते हैं। आप कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे बहुत सारे यूजर्स थोड़ा पसंद करते हैं या कुछ ऐसा जो कम यूजर्स को बहुत पसंद आता है और यह एक बहुत ज़रूरी सलाह है। कुछ ऐसा बनाएं जिसे कम यूजर्स पसंद करें। कुछ ऐसे प्रोडक्ट से जिसे कम लोग पसंद करते हैं। यूज ज़्यादा लोगों को पसंद करने वाली चीज़ बनाना बहुत आसान है, फिर कुछ ऐसा जो ज़्यादा लोगों को पसंद हो। अगर आप इसे सही करते हैं तो आप बहुत सी दूसरी चीज़ें गलत कर सकते हैं। अगर आप इसे सही नहीं करते हैं तो आप बाकी सब कुछ सही कर सकते हैं और आप शायद फिर भी फेल हो जाएंगे। इसलिए जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो यह एक काउंटर चीज़ है जिसका आपको तब तक ध्यान रखना है जब तक वह काम ना करने लगे। ठीक है, तो आपके पास स्टार्टअप में एक चॉइस है। सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसे बहुत सारे लोग सच में पसंद करें। असल में आप आमतौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर कोई बड़ी कंपनी जैसे गूगल या फेसबुक को मौका मिलता है तो वे ऐसा करेंगी, इसलिए आप जो बना सकते हैं उसके कर्व के नीचे के एरिया की एक लिमिट होती है और आप या तो कुछ ऐसा बना सकते हैं जो बहुत सारे यूजर्स को थोड़ा पसंद आए या आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कुछ हाई यूजर्स को बहुत पसंद आए और कुल प्यार एक जैसा हाई होता है, या बस इस बात का सवाल है कि इसे कैसे बांटा जाए और एक स्टार्टअप के पहले प्रोडक्ट से आप दुनिया में कितनी खुशी ले सकते हैं। इसका एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है और इसलिए स्टार्टअप्स हमेशा इस बात से जूझते रहते हैं कि उन्हें इन दोनों में से किस पर जाना चाहिए और वे बराबर लगते हैं, है ना, क्योंकि कर्व के नीचे का एरिया एक जैसा हाई होता है। लेकिन हमने इस बार फिर देखा है कि वे नहीं है और एक बार जब आपके पास कुछ ऐसा हो जाता है जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं तो यूज बढ़ाना बहुत आसान होता है। आप यूज बढ़ा सकते हैं जिसे बहुत से दूसरे लोग पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ उलझन या कमजोर उत्साह मिलता है और फिर यूज बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आप कभी भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं कर पाएंगे। इसलिए सलाह यह है कि यूजर्स का एक छोटा ग्रुप ढूंढें और उन्हें सच में वह पसंद कराएं जो आप कर रहे हैं। क्या यह समझ में आता है? ठीक है, एक तरीका जिससे आप जानते हैं कि यह कब काम कर रहा है वह यह है कि आपको ग्रोथ मिलेगी वर्ड ऑफ माउथ से। अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे लोग पसंद करते हैं तो लोग अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएंगे। या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स के लिए भी काम करता है। जब लोग सच में किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो वे अपने दोस्तों को इसके बारे में बताते हैं और आप ऑर्गेनिक ग्रोथ देखेंगे। अगर आप खुद को यह कहते हुए पाते हैं कि यह ठीक है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि एक बड़ी पार्टनरशिप है जो आपको बचाने आएगी या ऐसा कुछ, यह लगभग हमेशा असली परेशानी का संकेत होता है। सेल्स और मार्केटिंग सच में ज़रूरी है और हम इस पर 2 क्लास लेंगे बाद में, लेकिन अगर आपके पास कुछ शुरुआती ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है तो आपका प्रोडक्ट शायद अभी काफ़ी अच्छा नहीं है। एक बढ़िया प्रोडक्ट लंबे समय तक ग्रोथ हैकिंग का सीक्रेट है। आपको किसी और चीज़ की चिंता करने से पहले इसे ठीक कर लेना चाहिए। एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाने को टालना आसान नहीं है।
अगर आप ग्रोथ मशीन बनाने की कोशिश करते हैं तो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे कुछ लोग सच में पसंद करते हैं। आप लगभग निश्चित रूप से अपना समय बर्बाद करेंगे। ब्रेकआउट कंपनीज के पास लगभग हमेशा एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो इतना अच्छा होता है कि वह लंबे समय में वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ता है। बढ़िया प्रोडक्ट जीतेट है। इस बात की चिंता ना करें कि आपके कंपेटिटर बहुत सारा पैसा जुटा रहे हैं और भविष्य में वे क्या करेंगे। वे शायद वेज भी बहुत अकी नहीं है। बहुत कम स्टार्टअप कंपटीशन में खत्म होते हैं। ज़्यादातर इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि वे खुद कुछ ऐसा बनाने में फेल हो जाते हैं जिसे यूजर पसंद करते हैं। वे अपना समय दूसरी चीज़ों पर खर्च करते हैं, इसलिए सबसे ऊपर इसकी चिंता करें। एक और सलाह, कुछ ऐसा बनाएं जिसे यूजर पसंद करें। किसी आसान चीज से शुरू करें। अगर आपके पास कुछ आसान है तो एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। भले हाय आपके आखिरी प्लान बहुत मुश्किल हों और उम्मीद है कि वे ऐसे ही हों। आप लगभग हमेशा समस्या के एक छोटे से हिस्से शुरू कर सकते हैं, न कि उस चीज से जिसे आप सबसे छोटा समझते हैं और या मुश्किल है। एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाने के लिए आप कम से कम सरफेस एरिया से शुरू करना चाहेंगे। सच में सफल कंपनीज के बारे में सोचें और उन्होंने कहां से शुरुआत की। उन प्रोडक्ट्स के बारे में सोचें जो आपको सच में पसंद हैं। वे आमतौर पर इस्तेमाल करने में बहुत आसान होते हैं और खासकर इस्तेमाल करना शुरू करना। फेसबुक का पहला वर्जन लगभग मजाक तरीके से आसान था। गूगल बस एक टेक्स्ट बॉक्स और डू बटन वाला एक भद्दा वेब पेज था, लेकिन यह सबसे अच्छी रिजल्ट देता था और इसलिए यूजर्स इसे पसंद करते थे। आईफोन इस्तेमाल करने में पहले आए किसी भी स्मार्टफोन से कहीं ज़्यादा आसान है और यह पहला ऐसा था जिसे लोगों ने सच में पसंद किया। सिंपल के अकी होने का एक और कारण यह है कि यह आपको एक काम बहुत ज़्यादा करने के लिए मजबूर करता है और आपको ऐसा कुछ बनाना होगा जिसे लोग पसंद करें। जब आप सफल फाउंडर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचते हुए सुनते हैं तो कट्टर शब्द बार बार आता है। फाउंडर्स इस बारे में बात करते हैं कि वे किस तरह से छोटी छोटी डिटेल्स की क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, प्रोडक्ट को ठीक से समझाने के लिए जिस कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, यूज पाने में कट्टर होते हैं और कस्टमर सपोर्ट के बारे में जिस तरह से वे सोचते हैं उसमें कट्टर होते हैं। असल में यह कंपनीज के बीच सफलता से जुड़ी एक बात यह है कि फाउंडर्स अपने टिकटिंग सिस्टम में पीगो ड्यूटी जोड़ते हैं ताकि अगर कोई यूजर आधी रात को भी ईमेल करता है जब फाउंडर्स सो रहे होते हैं तो भी उन्हें 1 घंटे के अंदर जवाब मिल जाए। असल में कंपनीज शुरुआती दिनों में ऐसा करती हैं। जब प्रोडक्ट खराब होता है तो फाउंडर्स को फिजिकल दर्द होता है और वे जागकर यूज ठीक करना चाहते हैं। वे बेकार शिप नहीं करते और अगर करते भी हैं तो यूज बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं और एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाने के लिए पक्का कुछ हद तक डाटा चाहिए होती है। आपको फीडबैक साइकिल में मदद के लिए कुछ यूजर्स चाहिए, लेकिन अन यूजर्स को पाने का तरीका मैन्युअली है। आपको उन्हें हाथ से रिक्रूट करना चाहिए। शुरुआती यूजर्स पाने के लिए शुरुआती दिनों में गूगल एड्स खरीदने जैसी चीजें ना करें। आपको बहुत ज़्यादा यूजर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऐसे यूजर्स चाहिए जो आपको हर दिन फीडबैक दें और आखिरकार आपके प्रोडक्ट को पसंद करें, इसलिए उन्हें लाने की कोशिश करने के बजाय। गूगल एडवर्ड्स दुनिया में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढता है जो अकी यूजर होंगे, उन्हें हाथ से रिक्रूट करता है। बेन सिल्वरमैन जब सबको लगता था कि पिंटरेस्ट एक मजाक है तो उसने कॉफी शॉप में अजनबियन से बात करके शुरुआती पिंटरेस्ट यूजर्स को रिक्रूट किया। उसने सच में ऐसा किया। वह बस पालो एल्टो में घूमता रहा और कहा कि क्या तुम प्लीज मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे। वह पालो एल्टो में एप्पल स्टोर के भी चक्कर लगाता था और वह सभी ब्राउज़र को पिंटरेस्ट होम पेज पर बहुत जल्दी सेट करना चाहता था, इससे पहले कि वे यूज पकड़ लें और बाहर निकाल दें। तो फिर जब लोग वहां गए तो वे सोचने लगे कि यह क्या है। यह अन चीज़न का एक ज़रूरी उदाहरण है जो स्केल नहीं करती अगर आपने पॉल को नहीं पढ़ा है। इस टॉपिक पर ग्राहम का ऐसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसलिए यूजर्स से मैन्युअली मिलें और याद रखें कि मकसद यह है कि इनमें से एक छोटा ग्रुप आपको पसंद करे। इस ग्रुप को बहुत अच्छी तरह समझें, उनके बहुत करीब जाएं, उनकी बात सुनें और आपको लगभग हमेशा पता चलेगा कि वे आपको फीडबैक देने के लिए बहुत तैयार रहते हैं, भले हाय आप अपने लिए प्रोडक्ट बना रहे हों। बारी यूजर्स की बात सुनें और वे आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। वे इसके लिए पैसे देंगे। उन्हें आपसे प्यार करवाने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े करें। उन्हें वही दे जो आप कर रहे हैं क्योंकि वे भी एडवोकेट होंगे जो आपको अपने अगले यूजर्स पाने में मदद करेंगे।
आप कंपनी में एक ऐसा इंजन बनाना चाहते हैं जो यूजर्स के फीडबैक को प्रोडक्ट के डिसीजंस में बदले, फिर यूजर्स के सामने लाइन और डॉइन। उनसे पूछें कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं और उन्हें इसका इस्तेमाल करते हुए देखें। उनसे पूछें कि वे किस चीज़ के लिए पैसे देते हैं। उनसे पूछें कि अगर आपकी कंपनी चली गई तो क्या वे सच में निराश होंगे। उनसे पूछें कि उन्हें प्रोडक्ट रेकमेंड करने के लिए क्या प्रेरित करेगा। अपने दोस्तों से पूछें कि क्या उन्होंने अभी तक किसी को इसकी सलाह दी है। आपको इस फीडबैक लूप को जितना हो सके उतना बांध कर रखना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट हर हाफ 10% बेहतर होता है तो यह बहुत तेजी से बढ़ता है। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप शुरू करने का एक बड़ा फायदा यह है कि आप फीडबैक लूप को कितना छोटा बना सकते हैं। इसे घंटन में मापा जा सकता है और सबसे अच्छी कंपनीज में आमतौर पर सबसे मजबूत फीडबैक लूप होते हैं। आपको इसे अपनी कंपनी की पूरी जिंदगी तक जारी रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन शुरुआती दिनों में यह बहुत जरूरी है। अच्छी खबर यह है कि यह सब किया जा सकता है। यह मुश्किल है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कोई जादू नहीं है। प्लान कम से कम सीधा है और आपको आखिरकार एक बेहतरीन प्रोडक्ट मिलेगा। बेहतरीन फाउंडर अपने और अपने यूजर्स के बीच किसी को नहीं रखते। इन कंपनीज के फाउंडर शुरुआती दिनों में सेल्स और कस्टमर सपोर्ट जैसे काम खुद करते हैं। इस लूप को कल्चर में शामिल करना बहुत जरूरी है। असल में एक खास समस्या जो हम हमेशा स्टैनफोर्ड स्टार्टअप्स के साथ देखते हैं, किसी वजह से यह है कि स्टूडेंट तुरंत सेल्स और कस्टमर सपोर्ट वाले लोगों को हायर करने की कोशिश करते हैं और आपको यह खुद करना होगा। खुद को बनी रखने के लिए आपको मैट्रिक्स का इस्तेमाल करने का यही एकमात्र तरीका है। ईमानदारी से कहूं तो यह सच है कि कंपनी जो भी बनी जी सीईओ या तय करते हैं कि अगर आप इंटरनेट सर्विस बना रहे हैं तो टोटल रजिस्ट्रेशन जैसे चीज़ों को इग्नोर करें, उनके बारे में बात ना करें, कंपनी में किसी को भी उनके बारे में ना करने की बात ना करें और एक्टिव यूजर्स, एक्टिविटी लेवल, कोहॉर्ट रिटेंशन, रेवेन्यू नेट, इन चीज़ों में ग्रोथ देखें जो मायन रखती हैं और फिर अगर वे सही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से कहें। स्टार्टअप ग्रोथ पर जीते हैं या एक बेहतरीन प्रोडक्ट का इंडिकेटर है। टू या एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने का ओवरव्यू है। मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अगर आप इसे सही नहीं करते हैं तो क्लास में हम जिस किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं वह मायन नहीं रखेगी। आप असल में बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं जब तक कि यह पॉजिटिव साइड पर ठीक से काम ना कर रहा हो। यह स्टार्टअप बनाने के सबसे मज़ेदार हिस्सों में से एक है, इसलिए मैं यहाँ रुक रहा हूँ। मैं गुरुवार को बाकी बातें फिर से शुरू करूंगा और अब हम डस्टिन से बात करने वाले हैं कि आपको स्टार्टअप क्यों शुरू करना चाहिए। जस्टिन, आने के लिए धन्यवाद। जरूर, लेकिन हाँ, टू सैम ने मुझसे पूछा कि आपको स्टार्टअप क्यों शुरू करना चाहिए। आपके पास कई कारण हो सकते हैं और हाँ, लोगों के पास स्टार्टअप शुरू करने के कई आम कारण होते हैं जिन्हें के बारे में मैं हमेशा सुनता हूँ। यह जानना जरूरी है कि आपका कारण क्या है, क्योंकि इनमें से कुछ सिर्फ कुछ खास मामलों में हाई समझ में आते हैं। इनमें से कुछ असल में आपको गुमराह कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस तरह से गुमराह किया गया हो। हॉलीवुड या ऐसी हाई दूसरी कंपनीज एंटरप्रेन्योरशिप को रोमांटिक बनाती है, इसलिए मैं कोशिश करना चाहता हूं और अन कुछ संभावित गलतफहमियों को बताना चाहता हूं ताकि आप लोग साफ तरीके से फैसला ले सकें। और फिर मैं इस वजह के बारे में बात करूंगा जो मुझे असल में स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे अच्छी लगती है। या सैम ने अभी जो बात की उससे बहुत जुदा हुआ है, लेकिन हैरानी की बात है कि मुझे नहीं लगता कि यह सबसे आम वजह है। आम तौर पर लोगों के पास इनमें से कोई एक वजह होती है या वे बस कंपनी शुरू करना चाहते हैं। आप जानते हैं, कंपनी शुरू करने के लिए एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं। टू चार आम वजहें हैं, बस गिनाने के लिए। या ग्लैमरस है, आप जानते हैं कि आप बॉस बनेंगे, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी खासकर आपके शेड्यूल को लेकर, और आपके पास बड़ा इम्पैक्ट डालने और बाद की स्टेज की कंपनी में शामिल होने से ज्यादा पैसे कमाने का मौका होगा। टू ठीक है, टू आप लोग शायद इस कॉन्सेप्ट से काफी परिचित होंगे जब मैंने मीडियम पोस्ट लिखी थी, जिसे आप में से बहुत से लोगों ने 1 साल पहले पढ़ा था। मुझे लगा कि प्रेस में कहानी थोड़ी ज्यादा अनबैलेंस्ड थी। एंटरप्रेन्योरशिप को काफी रोमांटिक तरीके से सिंथेसाइज किया गया है। आप जानते हैं कि सोशल नेटवर्क वाली मूवी में एंटरप्रेन्योर होने के कई व्यूअर पहलू थे, लेकिन मुख्य रूप से मैंने यह तस्वीर बनाई है कि बहुत सारी पार्टी हो रही है और आप एक शानदार जानकारी से दूसरी शानदार जानकारी की ओर बढ़ रहे हैं और सच में ऐसा लग रहा है कि यह करने के लिए बहुत अच्छी चीज है और मुझे लगता है कि असलियत यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ग्लैमरस एंटरप्रेन्योर होने का एक बुरा पहलू भी है, और सबसे जरूरी बात यह है कि आप असल में अपना समय बहुत ज्यादा मेहनत में लगा रहे हैं, सैम ने यह बताया। लेकिन आप असल में बस अपनी डेस्क पर बैठे रहते हैं, ध्यान लगाकर कस्टमर सपोर्ट ईमेल का जवाब देते हैं, सेल्स करते हैं, मुश्किल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सुलझाते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप आंखें खुली रखें। और फिर यह भी कि यह सच में बहुत स्ट्रेसफुल है। यह आजकल प्रेस में एक पॉपुलर टॉपिक रहा है। द इकोनॉमिस्ट ने पिछले हफ्ते एंटरप्रेन्योर्स एनोनिमस नाम से एक स्टोरी चलाई थी, और उसमें दिखाया गया था कि एक फाउंडर अपनी डेस्क के नीचे छिपा हुआ है और फाउंडर डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा है। यह एक बहुत हाई असली चीज है, जैसे आप जानते हैं। सच में अगर आप कोई कंपनी शुरू करते हैं तो यह बहुत मुश्किल होने वाला है। यह इतना स्ट्रेसफुल क्यों है? इसके कुछ कारण हैं। एक टू या कि आप पर बहुत जिम्मेदारी होती है, तो किसी भी तरह के करियर में लॉक फेल होने का डर होते हैं। यह साइकोलॉजी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हैं तो आपको खुद की तरफ से और अन्य सभी लोगों की तरफ से फेल होने का डर होता है, जिन्होंने आपको फॉलो करने का फैसला किया है। टू यह सच में स्ट्रेसफुल होता है। कुछ मामलों में ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए आप पर डिपेंडेंट होते हैं, भले हाय या सच ना हो। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे 21 साल आपको फॉलो करने में लगाने का फैसला किया है, और इसलिए आप उनके समय की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। टू यह एक बड़ी बात है, और आप हमेशा ऑन कॉल रहते हैं। अगर कुछ होता है तो शायद हमेशा सुबह 3 बजे नहीं, लेकिन कुछ स्टार्टअप्स के लिए यह सच है। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो आप उससे डील करेंगे। यह कहानी का एंड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप छुट्टी पर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीकेंड है। आपको हमेशा तैयार रहना होता है और हमेशा मेंटली ऐसी जगह पर रहना होता है जहां आप अन चीजों से निपटने के लिए तैयार हों। और फिर इसका एक खास उदाहरण है फंड रेजिंग, जैसे कि द सोशल नेटवर्क दिस इज अस में देखा गया है, जिसमें पार्टी करना और काम करना साथ है। कोई हर जगह शैंपेन स्प्रे कर रहा होता है। आप जानते हैं, टू सोशल नेटवर्क इन सीन को पेंट करने में बहुत समय बिताता है, मार्क सीन में नहीं है। दूसरी चीज जिस पर वे अपना सारा समय बिताते हैं वह है यूज एक बहुत बड़ा बेवकूफ दिखाना या कंप्यूटर। हाँ और ठीक है, तो यह एक असली सीन है। देखो मैं इसे थोड़ा सा मूव करने जा रहा हूँ। ओ नहीं, यह काम करेगा। यह पीडीएफ पर भी ठीक काम करेगा। हाँ ठीक है ठीक है। यह पालो एल्टो का एक असली सीन है। इस डेस्क पर बहुत समय बिताया, बस फोकस में सर झुकाए। माँ कभी कभी थोड़ा बेवकूफ था, लेकिन इस तरह से यह ज्यादा मजेदार और प्यारा तरीका है, ना कि समाज विरोधी नफरत करने वाले प्रेमी जैसा। टू या उसका इशारा है कि वह बस काम पर ध्यान द सोशल ना हो। टू फिर एक सीन भी है जो शानदार इनसाइट मोमेंट दिखाता है। यह एक खूबसूरत दिमाग से निकला हुआ है सच में इस सीन के लिए। टू वे इसे ऐसे पेंट करते हैं जैसे आप एक पैल से दूसरे पैल में कूद जाते हैं, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन सच में हम पूरे समय अस्टेबल पर होते हैं। टू दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इसकी तुलना दूसरी फोटो से करें तो मार्क बिल्कुल उसी पोजीशन में है, लेकिन उसने अलग कपड़े पहने हैं। यह पक्का एक अलग दिन है। टू बढ़िया, टू असल में यह ऐसा हाई है, और मैंने अभी इस बुलेट को यहाँ कवर किया है। यह इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है जिसके बारे में मैं एक सेकंड पहले बात कर रहा था। टू स्ट्रेस का एक और रूप है अनचाहा मीडिया अटेंशन। टू इसका एक हिस्सा ग्लैमरस होना है। आपको कभी कभी कुछ पॉजिटिव मीडिया अटेंशन मिलता है, कवर पर होना अच्छा लगता है, समय और जैसे वर्ष का व्यक्ति बने, या शायद थोड़ा कम अच्छा है कि आपकी शादी की तस्वीरों में से एक के साथ लोगों के कवर पर होना, या निर्भर करता है कि आप कौन हैं। कुछ लोग इसे पसंद करेंगे, मुझे वास्तव में इससे नफरत है। लेकिन जब वैलीवैग आपके व्याख्यान का विश्लेषण करता है और आपको इस तरह से फाड़ देता है जैसे कि आप निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। और फिर एक चीज जो मैंने लगभग कभी नहीं सुनी कि लोग इस बारे में बात करते हैं, वह यह है कि आप बहुत अधिक प्रतिबद्ध हैं। इसलिए यदि आप एक स्टार्टअप के कर्मचारी हैं और आप जानते हैं कि चीजें तनावपूर्ण हैं या ठीक नहीं चल रहा है, आप नाखुश हैं, तो आप बस एक संस्थापक के लिए छोड़ सकते हैं। आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यह बहुत हाई अनुकूल है आपके बाकी के करियर में एक काली आंख, और इसलिए आप वास्तव में प्रतिबद्ध हैं। आप जानते हैं कि 10 साल के लिए यदि सब ठीक चल रहा है तो शायद 5 साल से अधिक यदि यह ठीक नहीं चल रहा है तो यह पता लगाने के लिए 3 साल की या ठीक नहीं चल रहा है। और फिर यदि आपको अपनी कंपनी के लिए एक अच्छी लैंडिंग मिलती है तो अगले 2 साल अधिग्रहण करने वाली कंपनी में, और अगर आप उससे पहले छोड़ देते हैं तो या केवल अगर आप खुद को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं
टू यह आपके सभी एम्प्लॉइज को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप लकी हैं और आपके पास कोई खराब स्टार्टअप आइडिया है तो आप जल्दी फेल हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते रहें। टू मुझे कहना चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस रहा है, खासकर फेसबुक के शुरुआती सालों में। आप जानते हैं कि मैं बहुत अनहेल्थी हो गया था, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, मुझे बहुत एंग्जाइटी रहती थी। असल में मेरी पीठ में हर 6 महीने में दर्द होता था, जैसे जब मैं 21 to 22 साल का था, जो कि बहुत फजी था। और इसलिए अगर आप कोई कंपनी शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इससे निपटाना होगा और आपको इसे मैनेज करना होगा। यह असल में आपकी को जिम्मेदारियों में से एक है। बेन हॉरोविट्ज कहते हैं कि सीईओ का सबसे पहला रोल अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करना है। यह बिल्कुल सच है, पक्का करें कि आप ऐसा करें। टू एक और वजह है। टू लोग, खासकर अगर वे पहले से ही किसी दूसरी कंपनी में जॉब कर चुके हैं, तो आप इस कहानी को विकसित करें जैसे कि ठीक है, इस कंपनी को चलाने वाले लोग मूर्ख हैं, वे ये सभी बेवकूफ़ी भरे फाइल लड़ रहे हैं, वे अपना समय इन बेवकूफ़ी भरे तरीकों से बिता रहे हैं। मैं एक कंपनी शुरू करने जा रहा हूं और मैं इसे बेहतर तरीके से करूंगा, मैं सभी नियम निर्धारित करूंगा। यह एक बहुत हाई आकर्षक विचार है, यह बहुत मायने रखता है। अगर आपने मेरा मीडियम पोस्ट पढ़ा है तो आप जानते हैं कि यह आ रहा है। मैं आप लोगों को यह उदाहरण पढ़ने के लिए 1 सेकंड दूंगा। अच्छा, तो यह वास्तव में मेरे साथ प्रतिध्वनि होता है। और एक बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि आप जानते हैं कि इन निर्णयों की वास्तविकता बहुत हाई सूक्ष्म है। जिन लोगों को आप मूर्ख समझते थे, वे शायद मूर्ख नहीं थे, उनके सामने शायद बहुत कठिन निर्णय दी और लोग उन्हें कई दिशाओं में खींच रहे थे। इसलिए सबसे आम बात है कि मुझे अपना समय और अपनी ऑफियर सीईओ अन प्रॉब्लम्स की तरह है जो दूसरे लोग मेरे पास ला रहे हैं, दूसरी प्रायोरिटीज जो लोग बनाते हैं, और यह आमतौर पर एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में होता है। लोग अलग अलग दिशाओं में जाना चाहते हैं या कस्टमर अलग अलग चीजें चाहते हैं और इस बारे में मेरी अपनी राय हो सकती है, लेकिन असल में मैं जो गेम खेल रहा हूं वह यह है कि मैं किसे सबसे कम निराश करूं और बस इन सभी मुश्किल हालातों से निपटाने की कोशिश कर रहा हूं। और रोजाना के बेसिस पर भी मैं सोमवार को आ सकता हूं और मेरे पास ये सभी बड़े प्लान होते हैं कि मैं कंपनी को कैसे बेहतर बनाऊंगा और मैं अपना समय किस पर खर्च करूंगा। लेकिन फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट छोड़ने की धमकी देता है तो मैं अपना समय उसी पर खर्च करूंगा। या मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है। टू आपके बॉस का एक सबसेट यह है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास अपने शेड्यूल पर कंट्रोल है। यह वाकई एक अच्छा आइडिया है। टू यहाँ रियलिटी है, एक और पूरा लिव इन कोट। टू यह वाकई मुझे भी पसंद आता है और इसके कुछ कारण हैं। फिर से, आप हमेशा ऑन कॉल रहते हैं। टू शायद आप दिन के सभी हिस्सों में काम करने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप यह कंट्रोल न कर पाएं कि आप किन हिस्सों में रोल मॉडल हैं। यह बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपके कुछ हाफ टकी हो सकते हैं, कुछ हाफ व्यूअर भी हो सकते हैं, कुछ हाफ जब आप में एनर्जी कम हो तो शायद आप कुछ एक्स्ट्रा दिन की छुट्टी लेना चाहें। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो यह बहुत बुरा है, जैसे आपकी टीम सच में बताएगी कि आप क्या लड़ रहे हैं, और इसलिए अगर आप गैस से अपना पैर हटाते हैं तो वे भी हटाएंगे। और आप वेज भी हमेशा काम कर रहे हैं, इसलिए अगर आप किसी आइडिया को लेकर सच में पैशनेट हैं तो यह आपको इस पर काम करते रहने के लिए खींचेगा। अगर आप अकी इन्वेस्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, अगर आप अकी पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं तो वे चाहेंगे कि आप सच में कड़ी मेहनत करें। और फिर से, आप सच में कड़ी मेहनत करना चाहेंगे। तो कुछ कंपनीज यह बताना पसंद करती हैं कि आप केक भी खा सकते हैं और यूज भी खा सकते हैं। आपके पास 4 दिन का वर्क वीक हो सकता है। शायद अगर आप टिम फेरिस हैं तो शायद आपके पास 12 घंटे का वर्क वीक हो सकता है। हाफ्ट में 1 घंटे काम करना यह सच में एक अच्छा आइडिया है और यह एक खास मामले में काम करता है, जैसे अगर आप सच में एक छोटा बिजनेस करना चाहते हैं या किसी खास मार्केट में जाना चाहते हैं तो आप एक छोटे बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं। यह पूरी तरह से सही है, लेकिन जैसे हाय आप 2 या 3 लोगों से आगे निकल जाते हैं, आपको सच में इसे बढ़ाना होगा और फुल टाइम कमिटेड होना होगा। कूल टू यह एक बड़ी बात है। टू यह वही है जो मैं सबसे ज्यादा सुनता हूँ, खासकर जब कैंडिडेट असाना के लिए अप्लाई करते हैं। टू वे मुझसे कहते हैं कि मैं सच में एक बहुत छोटी कंपनी के लिए काम करना चाहता हूं या अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता हूं कि उनकी टैब मेरे पास पाई का एक बड़ा टुकड़ा होगा, इस कंपनी के काम करने के तरीक पर मेरा ज्यादा असर होगा और मेरे पास ज्यादा इक्विटी होगी तो मैं ज्यादा पैसे भी कमाऊंगा।
चलिए देखते हैं कि यह कब सच हो सकता है। मैं ये टेबल समझाता हूँ। ये थोड़ी मुश्किल है लेकिन पहले बाय और देखते हैं। ये सिर्फ ड्रॉपबॉक्स और फेसबुक के बारे में बता रहे हैं। ये उनकी अभी की वैल्यूएशन है। और ये है कि आप इन कंपनीज में आने वाले एम्प्लॉय नंबर 100 के तौर पर कितना पैसा कमा सकते हैं। खासकर अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हैं, जैसे आपके पास इंडस्ट्री का 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको लगभग 10 बेसिस पॉइंट्स का ऑफर मिलने की संभावना है। अगर आप कुछ साल पहले ड्रॉपबॉक्स से जुड़ आप पहले हाई लगभग 10 मिलियन का फायदा उठा चुके होंगे। अगर आप कंपनी छोड़ते हैं तो वहां से और भी बहुत ग्रोथ है। अगर आप फेसबुक से कुछ साल पहले जुड़ आपने $200 मिलियन कमाए, या एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आप फेसबुक से एम्प्लॉय नंबर 1000 के तौर पर जुड़ है तो आप इसे 2009 में ज्वाइन किया था। आपने फिर भी $20 मिलियन कमाए, यह एक बहुत बड़ी संख्या है। और इसी तरह आपको बेंचमार्किंग करनी चाहिए जब आप सोच रहे हों कि एक उद्यमी के रूप में मैं क्या बना सकता हूं। डाई और की टेबल पर आते हैं। ये 2 सिद्धांतिक कंपनीज हैं जिन्हें आप शुरू कर सकते हैं, इसलिए पालतू जानवरों की देखभाल के लिए उबर बहुत अच्छा विचार है। अगर आप इसके लिए वास्तव में उपयुक्त हैं तो आपके पास वास्तव में अच्छा हो सकता है। $100 मिलियन की कंपनी बनाने का मौका, और फिर उस कंपनी में आपका हिस्सा लगभग 10% होने की संभावना है, या निश्चित रूप से ऊपर नीचे होता रहता है। कुछ फाउंडर्स के पास इससे बहुत ज्यादा होता है, कुछ के पास बहुत कम होता है। लेकिन कई राउंड के डाइल्यूशन ऑप्शन टेबल के कई राउंड ऑप्शन पूल बनाने के बाद आपके यहां पहुंचने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास इससे ज्यादा है तो मैं सैम की पोस्ट रेकमेंड करूंगा, जैसे फाउंडर्स और एम्प्लॉयज के बीच इक्विटी का बंटवारा। आपको शायद ज्यादा देना चाहिए। और फिर लेकिन बेसिकली अगर आपको $100 मिलियन का बिजनेस बनाने का बहुत ज्यादा भरोसा है, जो कि एक बड़ी मांग है, यह बिना कहे चला जाना चाहिए कि आपको 2009 में फेसबुक या 2014 में ड्रॉपबॉक्स पर ज्यादा भरोसा होना चाहिए। आप एक ऐसे स्टार्टअप के लिए जो अभी तक मौजूद भी नहीं है, यह करने लायक है। अगर आपके पास $100 मिलियन का आइडिया है और आपको पूरा भरोसा है कि आप इसे पूरा कर सकते हैं, मैं इस पर विचार करूंगा। अगर आपको लगता है कि आप स्पेस ट्रैवल के लिए उबर बनाने के लिए सही एंटरप्रेन्योर, यह सच में एक बहुत बड़ा आइडिया है। 2 बिलियन का आइडिया, आपको असल में उससे बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। आपको यह जरूर करना चाहिए। यह भी सिर्फ 4 साल बाद की वैल्यू है और इस आइडिया में शायद दम है, जरूर उसके पीछे जाएं। अगर आप इसे बनाने की सोच रहे हैं तो शायद आपको अभी एस क्लास में भी नहीं होना चाहिए। आप बस जाएं और इस कंपनी को बनाएं। या फाइनेंशियल रिवॉर्ड और इम्पैक्ट क्यों है? मुझे सच में लगता है कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड आपके दुनिया पर पड़ने वाले इम्पैक्ट से बहुत मजबूती से जुड़ हुए हैं। अगर आपको यह नहीं लगता तो चलिए कुछ खास उदाहरणों के जरिए बात करते हैं। और इक्विटी के बारे में बिल्कुल नहीं मैं देर से क्यों शामिल हो रहा हूं। स्टेज कंपनी असल में आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देती है। आपको यह फोर्स एम मल्टीप्लायर मिलता है। उनके पास पहले से हाई एक बहुत बड़ा यूजर बेस है। अगर यह फेसबुक है या 1 बिलियन यूजर है, या अगर यह गूगल इसके 1 बिलियन यूजर है, उनके पास पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर आप काम कर सकते हैं। या नए स्टार्टअप्स के लिए भी सच है, AWS और इन सभी शानदार इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स की वजह से। लेकिन आपको आमतौर पर कुछ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी मिलती है और यह सब आपके लिए मेंटेन किया जाता है। यह शुरू करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है और आपको एक टीम के साथ काम करने का मौका मिलता है और वे आपके आइडिया को कुछ बेहतरीन बनाने में आपकी मदद करेंगे। कुछ खास उदाहरण हैं। ब्रेट टेलर लगभग 1500 एम्प्लॉय के तौर पर गूगल में आए और इन्होंने गूगल मैप्स बनाया। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप लोग शायद हर दिन इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसे यहां तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया और इसे दुनिया भर में करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे कंपनी शुरू करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इससे मुझे बड़ा फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिला। लेकिन बात यह है कि आपका बहुत बड़ा असर हुआ। मेरे कोफाउंडर जस्टिन रोसेनस्टाइन ब्रेट के थोड़ी देर बाद गूगल में शामिल हुए। वह वहां PMD और बस एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पर इन्होंने चैट का प्रोटोटाइप बनाया, जो पहले एक स्टैंडअलोन ऐप हुआ करता था, जैसे कि आप इसे ऊपर दाएं और देख सकते हैं। और इससे पहले कि वह करता कि लोगों ने सोचा भी नहीं था कि आप एजैक्स पर चैट कर सकते हैं या ब्राउज़र पर चैट कर सकते हैं। और इन्होंने बस इसे डेमोन्स्ट्रेट किया और अपनी टीम को दिखाया और फिर इन्होंने इसे कर दिखाया। और फिर यह शायद एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप में से ज़्यादातर लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं।
और फिर शायद और भी प्रभावशाली रूप से उसके तुरंत बाद जे ने फेसबुक छोड़ दिया। वह फेसबुक में लगभग 250 नंबर का एम्प्लॉय बन गया और उसने एंड्रू बॉसवर्थ और लियम पामन जैसे लोगों के साथ एक हैकाथन प्रोजेक्ट को लीड किया। लाइक बटन बनाने के लिए, इसलिए यह वेब पर कहीं भी सबसे पॉपुलर एलिमेंट्स में से एक है। यह पूरी तरह से बदल देता है कि लोग इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसे करने के लिए उन्हें कंपनी शुरू करने की जरूरत नहीं थी, और अगर उन्होंने कोशिश की होती तो लगभग निश्चित रूप से फेल हो जाते क्योंकि उन्हें इसे काम करने के लिए फेसबुक के डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत थी। इसलिए यह ध्यान में रखना जरूरी है कि आप किस तरह की कंपनी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसे असल में कहां कर पाएंगे। टू सबसे अच्छा कारण क्या है? टू सैम ने पहले इस बारे में थोड़ी बात की है, लेकिन मूल रूप से आप इसे नहीं कर सकते। आप इस आइडिया को लेकर बहुत पैशनेट है, आप इसे करने के लिए सही इंसान हैं, आपको इसे करना होगा। टू यह कैसे टूटता है? टू हम यहाँ एंड के करीब पहुंच रहे हैं, मेरे पास समय है, बहुत बढ़िया। टू यह एक तरह का वर्ड प्ले है, आप इसे दो तरीकों से नहीं कर सकते। एक, टू आप इसे लेकर इतने पैशनेट हैं कि आपको बस यह करना है, आप इसे वेज भी करने वाले हैं, और यह बहुत जरूरी है क्योंकि आपको इस पैशन की जरूरत होगी ताकि आप एक एंटरप्रेन्योर होने के अन सभी मुश्किल हिस्सों से गुजर सकें जिन्हें के बारे में हमने पहले बात की थी। आपको इसकी जरूरत कैंडिडेट्स को असरदार तरीके से रिक्रूट करने के लिए भी होगी। आप समझ सकते हैं कि आपके पास पैशन नहीं है, और ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर हैं जिन्हें पैशन है। टू वे इनमें से किसी एक के लिए काम कर सकते हैं। टू या एक तरह से टेबल जैसा है। एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए दाव आपका सबकॉन्शियस मैन भी बता सकता है कि आप में पैशन नहीं है, और यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, और फिर इसका मतलब यह है कि दुनिया को आपकी जरूरत है। टू यह एक तरह का वैलिडेशन है कि आइडिया जरूरी है, यह दुनिया को बेहतर बनाएगा, इसलिए दुनिया को इसकी जरूरत है। अगर यह नहीं है, अगर यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी दुनिया को जरूरत है, तो कुछ ऐसा करे जिसकी दुनिया को जरूरत है। नया समय सच में कीमती है, वहां बहुत सारे अच्छी आइडिया हैं। हो सकता है यह आपका अपना ना हो सकता है यह कोई मौजूदा कंपनी हो, लेकिन आप किसी ऐसी चीज पर काम कर सकते हैं जो अच्छी हो, और फिर इसका मतलब यह है कि दुनिया को आपकी जरूरत है। आप असल में किसी तरह से इस प्रॉब्लम के लिए सही हैं। अगर यह सच नहीं है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपका समय कहीं और बेहतर तरीके से बिताया जाए। लेकिन सबसे अच्छी मामले में, अगर यह सच नहीं है, तो आप उस टीम से मुकाबला करेंगे जिसके लिए यह सच है, और आप दुनिया के लिए एक सब ऑप्टिमल आउटकम के साथ खत्म होते हैं। बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसे अपने अनुभव पर वापस लाता हूँ। असल में आप जानते हैं जस्टिन, मैं एक तरह से अनिच्छुक उद्यमी था इससे पहले कि हमने एक की स्थापना की। सोना टू हम फेसबुक पर काम कर रहे हैं, हम पहले से एक बड़ी प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं। हम असल में पूरे दिन अपने नॉर्मल प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे, और फिर रात में हम इस इंटरनल टास्क मैनेजर पर काम करते रहते थे जिसे कंपनी में इंटरनली इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हम इस आइडिया को लेकर इतने पैशनेट कि या इतना वैल्यूएबल था कि हम कुछ और नहीं कर सकते थे। और एक पॉइंट पर हमें मुश्किल बातचीत करनी पड़ी कि ठीक है, अगर हम असल में यह कंपनी शुरू नहीं करते हैं तो इसका क्या मतलब है। हम यह देख पाए कि इसका क्या असर हो रहा है। फेसबुक, हमें पूरा यकीन था कि यह दुनिया के लिए बहुत कीमती हो सकता है। हमें यह भी पूरा यकीन था कि कोई और इसे नहीं बनाएगा। यह प्रॉब्लम बहुत समय से थी और हम बस इसके लिए धीरे धीरे सोल्यूशन देखते रहे। इसलिए अगर हम वह नहीं चुन जो हमें सबसे अच्छा लगता, तो हमें लगता था कि टेबल पर बहुत वैल्यू बची रहेगी। और हाँ, तो हम इस पर काम करना बैंड नहीं कर सके। और सच में यह आइडिया हमारे सीने से बाहर निकल रहा था, जैसे दुनिया में खुद को जबरदस्ती लाना। और मुझे लगता है कि जब आप कोई कंपनी शुरू करते हैं तो आपको यही फीलिंग ढूंढनी चाहिए, तभी आपको पता चलता है कि आपके पास सही आइडिया है। तो मैं यहीं रुकता हूँ। मैं यहाँ कुछ रेकमेंडेड किताबें डालूंगा, लेकिन उन्हें नेस्ट नहीं करूंगा, और शायद क्लास यहीं खत्म हो जाए। हाँ, थैंक यू। शायद डस्टन कुछ मिनट रुक सकता है अगर आपके उसके लिए कोई सवाल है, और गुरुवार को मिलते हैं। थैंक यू।